જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો हमारा वीडियो સૌથી પહેલા. कविता जो है वो इब्न बतूता बगल में जूता जो गीत लिखा था गुलजार ने थोड़े साल पहले इश्किया फिल्म के लिए, उसको एक पात्र बना के वो किरदार था, बड़ा विश्व प्रवासी आदमी था. तो इब्न बतूता को किरदार बना के हमारे एक गुजराती कवि है, बड़े संपन्न कवि है, उदयन ठक्कर. ये लैंडमार्क शोरूम की जितनी जो सीरीज है होंडा और मर्सिडीज के शोरूम ये उनके हैं. ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को ऐसी छाप होती है कि कवि जो होते हैं वो बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 दिन का खाना नसीब नहीं होता, जिनके दाढ़ी करने के लिए शेविंग रेजर अच्छा नहीं होता. तो इसलिए मैंने ये थोड़ा खोल के कहा आपको कि भाई ये लैंडमार्क की पूरी चेन जो है वो उदयन भाई की है. वो ऐसे कवि है कि जो मर्सिडीज की कार भी बेचते हैं और कविता भी लिखते हैं. तो वेरी सेंसिटिव एंड वेरी नॉबल सोल, मुंबई में रहते हैं. तो उन्होंने एक कविता लिखी. जी मैं प्रयत्न तो करता हूँ इंस्टेंट हिंदी ट्रांसलेशन का, और अगर अच्छा मुझे नहीं लगेगा तो मैं आपको नहीं दूंगा, डोंट वरी. मैं शबरी जैसा कुछ करूंगा, पहले चख लेंगा और फिर आपको परोसूंगा. जी मेरा नाम है इब्न बतूता, गांव मोरक्को, छोटा सा मेरा गांव, और 14वां सैका ईसु का हुआ शुरू वहां उस गांव में. अछंदास कविता है तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये इजी है इसका हिंदी करना. अगर छंद में हिंदी करना होता तो मुझे किसी गुलजार और मेघानी भाई को पूछना पड़ता. हुजूर, एक सुबह उठ के जब मैंने देखा तो मेरे पांव जूतों से बड़े हो गए थे. देखिए दिस इज पोएटिक. मेरे पांव जूतों से बड़े हो गए थे, यानी मैं अब जवान हो गया, जूते छोटे पड़ गए. अब मेरी यात्रा बाहर निकलने की हो गई, घर छोड़ के. हमारे जो नेस्ट जिसको हम कहते हैं, और नेस्ट छोड़ के उड़ने की तैयारी हो गई. तो मैं निकला अपने गांव से. काफी जूते पहने मैंने, कुछ बड़े हुए कुछ छोटे. काफी जूते पहने मैंने, कुछ बड़े हुए कुछ छोटे. मैं बैठा एक मदरसा में और सीखा कि तस्बीह तो हाथ में रहेगी फिर भी घूमती रहेगी, हाथ में भी रहेगी और घूमती भी रहेगी. ये तो स्थिर है लेकिन गतिमान भी है, एक जगह पे है लेकिन घूम भी रही है जैसे पृथ्वी. मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो पांव है तो हाथ में ही क्यों घूमे. तो मैं वहां से भी निकला, रूस गया और काबुल गया, इस्तांबुल और मक्का मदीना गया और दिल्ली पहुंचा. पहले हाजी हुआ था, अब काजी हुआ. दिस इज हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है. वो इब्न बतूता दिल्ली आए और यहाँ पे मुगल शासन चल रहा था, वहां पे काजी हो गई. तो मुझे हुक्म किया सुल्तान ने, आप सौगात लेके जाओ चीन, उनको भी पता चले कि हिंदुस्तान क्या है. मैं तो निकला, काफी सारी चीजें जवारात सब लेके, और पानी पे तैरता हुआ. એ જમાનામાં તો પાણીના રૂટ અને ચાલવાના રૂટ, 2 રૂટ હતા. પાણીના રૂટ સહેલા લાગતા, लोगों को जलमार्ग से मुसाफरी करना इजी रहता था उस जमाने में. तो मैं निकला, लेकिन क्या हुआ, एक तूफान आया बीच में. कालीकट इज ए साउथ इंडियन पोर्ट. कालीकट में मेरा पूरा जहाजी काफला डूबा. खुदाया, चीन जाके करूं क्या, वहां पे दिखाऊंगा क्या, बताऊंगा क्या. तो मैं तो भागा दिल्ली से, क्योंकि अब तो वापस दिल्ली भी नहीं जा सकता था. नजर के सामने खोल के देखा, दिखाई दिया अफाट समंदर, अगाध समंदर. क्योंकि अब दिल्ली नहीं था, चीन नहीं था, रिसीवर एड्रेस भी बंद हो गया, सेंडर एड्रेस भी बंद हो गया. ओके, तो अब जहां पे खत भेजना था वो एड्रेस में नहीं जा सकता था, जहां से खत निकला था उस एड्रेस पे भी नहीं जा सकता था. तो क्या करूं, कुछ नहीं था पास में सिवा की एक चद्दर. मैंने बनाया उसका सड, चद्दर थी नमाज पढ़ने के लिए, मैंने बनाया ऊँट का सड. चलाई अपनी नौका. अब तो अकेला रह गया था, छोटा सा जहाज लिया, नौका बनाई और उसमें निकला, गया मालदीव.
वहां पे पखाले मेरे पांव। गया मैं श्रीलंका की पहाड़ियों के ऊपर, देखा किसी जलपरी को उस पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए। मैं गया ग्रीस, वहां पे देखा अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट पहुंचा और इजिप्ट से निकले के मैंने ऐसे हिमालय की यात्रा की कि जहां पे जमीन से अद्दर हुए योगियों को देखा, जो आज भी फैंटेसी है कि वहां पे ऐसे साधु रहते हैं कि जो जमीन से भी अद्दर रहते हैं। मैंने देखे ऐसे जादूगर जो सांप को निगल जाते हैं और आग को उगल देते हैं। मैंने देखा कि हमारा जो जहाज है, हमारी जो नौका है, उसमें सट जो होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन सुकान कम होने चाहिए। माने घूमते रहना है, घूमते रहना है, बहुत जगह पे ठहरना नहीं है। फिर पहुंचा मेरे गांव एक दिन, अब बूढ़ा हो गया था। वहां बैठे थे एक विद्वान इब्न जुयासी। देखिए, इसमें हिस्ट्री भी है और पोएट्री भी है, ये सब बनी हुई हकीकत है। इब्न जुयासी ने ही इब्न बतूता की दास्तान लिखी। इब्न जुयासी ने कहा कि कुछ बोलो अपने प्रवास के बारे में, मैं कुछ लिखूं उस बातों को। वो पूछते गए, मैं बोलता गया। लिखो जुयासी लिखो, 1340 में जब जहाज डूबे तो मेरे खजाने भी गए। वो घटना आई बीच में, वाकया, जहाज डूबे तो मेरे खजाने भी गए। फिर मैं रुका और बोला, नहीं जुआजी, ये मत लिखो, ऐसा लिखो, जहाज डूबे तब खजाने मिले। हमारा जो कंफर्ट जोन था कि वो सुल्तान का काजी हूं, उसकी भेंट सौगात लेके दूसरे सुल्तान को मिलने के लिए जा रहा हूं, वापी में भी ऐसा होगा, हमारे राजकोट में भी ऐसा है। लोगों को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है अपना, कि मैं यहाँ पे सेट हूँ, यहाँ पे स्थिर हूँ, यहाँ पे अच्छा लगता है, इसमें क्या है, अच्छी लाइफ है, कौन रिस्क लेता है, कौन ये आर्ट कल्चर के बारे में 2 घंटे क्यों बर्बाद करे। बैठे हैं आराम से घर पे, आम की नई पेटी वेटी मंगवाते हैं, आमरस खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। क्यों ये बात सुनने के लिए बाहर निकले, क्यों ये बात कहने के लिए कुछ किताब हाथ में ले। ये जो साइकोलॉजी है कंफर्ट जोन की, उस दिन 12 जहाजों का काफला डूब गया तो खजाना डूब गया। टेक्निकली तो यही लिखवाना चाहिए, लेकिन पोएट्री यहाँ पे आती है, कविता वहां पे आती है, कवि आर्टिस्ट वहां पे आता है कि जब जहाज डूबे तो खजाने डूबे नहीं, खजाने मिले, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं अपने पास। तब मस्त फकीर हो गए और बाहर निकलने लगे, घूमने लगे, दुनिया देखने लगे। और दुनिया देखने लगे तो पता चला कि ये है, वो है, ये पाना है, ये देखना है, ये जानना है। इतना इतना ले लिया कि इतना इतना पा लिया तो उस खजाने की कोई रौनक चमक ही नहीं। लगा कि यही खजाना है मेरा, यही तो मेरी सौगात है, यही तो मेरी दौलत। देखिए, ये तो इब्न बतूता की कहानी थी, जिसको एक गुजराती कवि ने कविता में लिखी, और मैंने जैसे मेरी हिंदी है ऐसी हिंदी में आपको सुना दी। लेकिन एंटोन चेखोव की एक कहानी है, शर्त। 2 दोस्त थे, एक अमीर है, एक गरीब है। दोनों अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त। तो गरीब दोस्त कहता रहता है, हर गरीब दोस्त को जैसे लगता है कि आपको जो पैसे मिल गए वो उसके आप डिजर्व नहीं करते। देखिए, हर गरीब को यही लगता है कि इसके पास कार है वो डिजर्व नहीं करता, इसके पास मकान है वो डिजर्व नहीं करता, इसके पास इतनी खुशी है वो डिजर्व नहीं करता। हम कंपटीशन करने के लिए पैदा हुए, लेकिन हम कंपटीशन करने के बजाय कंपैरिजन करने लगते हैं। तो जहां पे कंपैरिजन आती है वहां पे आर्ट नहीं रहती, वहां पे स्मार्ट हो जाते हैं लोग, आर्टिस्ट नहीं रहते, स्मार्टिस्ट हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि भाई दोनों दोस्त बैठे थे, तो गरीब दोस्त ने कहा कि ठीक है, तेरे पिता ने बहुत पैसे कमाए, उसके पिता ने बहुत दौलत कमाई, तुझे तो आराम की जिंदगी मिली, देखो मेरी जिंदगी देखो कितना संघर्ष है। तो वो अमीर आदमी ने कहा कि देखो, तुम्हारे एंगल से तो यही लगेगा कि मैं तो आराम ही कर रहा हूँ, इतनी दौलत को, इतने कारोबार को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ऐसे ही दादा और पिता की दौलत नहीं रहती, वरना तो वो भी चली जाएगी। तो मुझे काम करना पड़ता है, मैं एक जगह पे बैठ के 12, 15, 16, कभी कभी तो 18 घंटे बैठ के काम करता हूं, तब ये कारोबार चलता है। तो उस बंदे ने कहा, जो गरीब था, कि भाई देखो भाई, मुझे इतना पैसा मिल जाए तो मैं भी बैठ जाऊं एक जगह पे, मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी बैठ जाता हूं। तो मुस्कुराए वो अमीर दोस्त, उसने कहा कि देखो चैलेंज लो तुम,
1 साल तक मेरे आउट हाउस में बैठे रहो, बाहर मत निकलना, खाना मिल जाएगा, तुम जो चाहो चीज मिल जाएगी। जैसे मैं बैठता हूं ना अपनी अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपना बिजनेस कारोबार चलाने के लिए, वैसे तुम भी बैठो, अकेले बैठो, फिर पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है। एक जगह पे बैठना भी एक काम है, वहां पे दिमाग को कायम रखना भी एक काम है। उससे चैलेंज ले ली, दोस्त बैठ गए आउट हाउस में। शुरू में तो बैठा रहा, फिर सोचा कि उस जमाने में तो कोई मोबाइल फोन था नहीं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ था नहीं, टाइम पास कैसे हो, टिकटॉक था नहीं, तो क्या करें। तो उससे किताबें मंगवाई कि भाई कुछ किताबें दे दे। तो वो अमीर दोस्त के पास तो पैसे बहुत थे, उसने कहा कि भाई मेरा प्रॉमिस है, उसको जो चाहिए वो दो, किताबें दे दो, खाने के वक्त किताब भी भेजो। किताब पढ़ता गया, वो मिलने का तो मना ही था क्योंकि एक प्रकार की वो कैद थी, प्रिजन था, लेकिन वो रोज अमीर दोस्त सोते वक्त देखता था कि भाई यहाँ पे दिया जलता है और वो कुछ पढ़ रहा है, खिड़की में से दिखाई देता था। ऐसे करके 364 दिन हो गए, 364 डेज, मानी 1 साल पूरा होना है। शर्त ये थी कि अगर वो जीत लेता है इस शर्त, अकेले बैठ सकता है कुछ किए बिना एक जगह पे, तो ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, वो अमीर आदमी उसको दे देगा और वो खुद मुफलिस की जिंदगी जिएगा। दैट वाज द शर्त। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द चैलेंज, शर्त। वही रात के दिन तो दिया दिखाई दिया, सुबह तो वो अमीर आदमी तैयार भी बैठा था, दोस्त था, सही आदमी था, कोई गलत करने वाला बंदा तो था नहीं। तो उससे डॉक्यूमेंट्स करवा के रेडी रखे कि भाई चलो आज बिजनेस का हैंडओवर करना है इसको, अब मुझे निकलना है यहाँ से। सुबह में वो जगाने के लिए गया कि दोस्त आज तुम जीत गए और ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। देखा कि वहां पे तो वो था ही नहीं, चिट्ठी पड़ी थी टेबल पे, उसमें लिखा था कि जब बैठा यहाँ पे तो यही सोच के बैठा था कि इतना तो दिमाग को मजबूत कर लूंगा कि 1 साल ही निकालना है ना, 1 साल निकाल के तुम्हारी दौलत पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन फिर किताबें हाथ में आई, फिर पढ़ता गया, पूरी दुनिया का ज्ञान मिला, फिर लगा कि दुनिया देखनी अभी बाकी है, अभी तो ये चीज को देखना बाकी, इतना पढ़ना बाकी, इतने किरदार होते हैं, इतने लोग होते हैं दुनिया में, इतनी इतनी कहानियां बनती है, इतनी इतनी घटनाएं बनती है, ये पैसे क्या चीज है, पैसे लेकर क्या करूंगा। तो मुझे पता है, मेरे दोस्त तो बचपन के जबान के पक्के हो, तुम तो आ जाओगे सुबह में, अब तुम्हें ज्ञान बांटूंगा तो तुम मानोगे नहीं कि तुम तो कारोबारी आदमी हो। डील इज डील, चैलेंज इज चैलेंज, शर्त वो तो शर्त, अब तुम दे दोगे मुझे डॉक्यूमेंट, तो मैं ही 1 दिन पहले चला जाता हूं तो तुम्हारी शर्त अधूरी रह गई, मैं हार गया, तुम जीत गए, अपने कारोबार को तुम्हारे पास रखो, मुझे मेरी दिशा, मेरी गति मिल गई। दिस इज व्हाट आर्ट एंड कल्चर, ये होती है कला। आदमी को अपनी दिशा दिखाए, उसका मकसद दे दे, मीनिंग दे दे लाइफ का। लाइफ तो मैट्रिमोनियल के बाद जो मैटरनिटी हॉस्पिटल आती है, 2 शब्द है, मैट्रिमोनियल एंड मैटरनिटी, लाइफ तो वहां से आती है, लेकिन लाइफ का मीनिंग हमें ढूंढना पड़ता है, मकसद हमें ढूंढना पड़ता है। उसमें कलर हमें, वो स्केचबुक जैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट स्केचबुक लोग दे देते हैं, उसमें कलर हमें डालने पड़ते हैं अपने हिसाब से। ये अपने लाइफ की ब्लैक एंड व्हाइट स्केचबुक में कलर डालने की प्रक्रिया, वही होता है आर्ट एंड कल्चर, वो होती है क्रिएटिविटी। 2 चीजें, या तो आप खुद गा सकते हो या कुछ अच्छा गा रहे हो उनको सुन सकते हो। आप तानसेन न हो तो कुछ बात नहीं, कानसेन तो बनो, कानसेन तो बन सकते हो ना, तानसेन न बन सको। तो मैं भी तानसेन तो नहीं हूं, लेकिन सुनता तो हूं अच्छे अच्छे गाने। ये मोरारी बापू के अस्मिता पर्व में जाता हूं, बड़े महान गायक वादक वहां पे आते हैं, पंडित रविशंकर को भी वहीं पे सुना, और अमजद अली खान साहब को, जाकिर हुसैन को, शिव हरि को, जितने हम तो छू भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को वहां पे हनुमान जी के सामने बैठ के, राजन साजन मिश्रा, पंडित अजय चक्रवर्ती, कौशिकी चक्रवर्ती, देखिए कितने नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि सबको वहां पे सुना है एक ही जगह, वहां पे मोरारी बापू के अस्मिता पर्व। तो बड़े बड़े पंडित जसराज भी आते हैं, क्योंकि वहां पे बापू के सामने प्ले करना है तो वो बहुत अच्छी तरीके से सब जो करते हैं अपनी कलाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब होता क्या है, आगे की जो रो होती है उसमें हितैन काका जैसे गुणी लोग बैठते हैं,
तो उनको पता रहता है कि ये बारीकियाँ क्या है, ये ताल क्या है, ये राग क्या है, तो वो झूम जाते हैं और कह जाते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पीछे हमारे जैसे ओके, तो वो जो बैठे हुए होते हैं उनको इतना तो पता चलता है कि आगे वाले बहुत खुश हो रहे हैं, तो वो भी वो आगे की ताली बजती है तो वो भी, वो आगे का सर हिलता है तो वो भी, कॉपीकैट तो है ही बाय नेचर, ह्यूमन बीइंग इज कॉपीकैट, इमिटेशन। हम इमिटेशन करके ही तो क ख ग सीखते हैं ना, वहां से इमिटेशन आ जाता है। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? अपने माँ बाप की स्पीच का इमिटेशन करता है। तो हम क्या करते हैं, क्या बात है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क था, क्या बात है, और वहां पे क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या बात है, इसमें ऐसा क्या हुआ कि इतनी तालियां बजी? ये तो कुछ ऐसे ऐसे करके गा रहा है या तुम करके कुछ बजा रहा है, उसमें क्या हो गया कि इतनी तालियां बज गई? ये तो तानपुरा तुन हो रहा है, उसमें ऐसा कौन सा खेल हो गया कि आगे वाले क्या बातें करने लगे? तो ये पूरा गैप है हमारी सोसाइटी। एक ऐसा वर्ग है जो क्या बात है उद्गार चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बोलता है, दूसरा ऐसा वर्ग है जो बहुत बड़ा है जो क्या बात है क्वेश्चन मार्क के साथ बोलता है। तो स्पंदन जैसे और आप जैसे लोगों का काम क्या है, उस गैप में ब्रिज बनाना, सेतु बनाना। दिस इज द बेसिक रोल। क्योंकि आर्टिस्ट कभी कभार सेतु नहीं बना सकता। जगजीत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था, गजल सुनाते थे और गजल सिखाते भी थे। अब देखना भाई, जगजीत सिंह वो सो पॉपुलर, वो गजल, वो गालिब की गजल लेते थे हाथ में, उसको पता था कि ये उर्दू तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो इन बिटवीन वो सिखाने लगते थे, हारमोनियम बजाते बजाते बोलने लगते थे कि देखो इसमें ये मतलब है, उसमें ये सीखना है, ये जानना है। फिर आगे की कड़ी सुनाते थे तो लोगों को लगता था चलो ये ऊपर से नहीं जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये गले के नीचे जाएगा, सर के ऊपर नहीं जाएगा। ये जो कला जिनको आत्मसात होती है, सिखाने की और समझाने की कला, ये भी एक कला है कि मैं कलाकार बन तो नहीं पाता लेकिन कलाओं को समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो भी एक बड़ा काम है। तो ये आर्ट एंड कल्चर की जो विरासत हमारी चली, उसने हमें ये सिखाया। जैसे मैंने कहा कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, वी आर एक्सटेंशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमारे काफी सारे पुरखों ने काफी सारी चीजें की, उसमें आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। सलीम खान साहब, सलमान खान के पिता, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि देखो जब दुनिया बनाई तो भगवान ने सोचा कि देवताओं को भी भेजूं मनुष्यों की सहायता के लिए। तो लक्ष्मी जी चंचल है, तो लक्ष्मी जी पहले खड़ी हो गई कि मैं जाऊंगी पृथ्वी के ऊपर, और जहां मेरी मर्जी होगी मैं पहुंच जाऊंगी, जहां मेरी मर्जी होगी मैं वापस चली आऊंगी। सुबह शेयर बाजार में आती है, शाम को शेयर बाजार में ही चली जाती है। स्टॉक मार्केट में आई, स्टॉक मार्केट में गई। 7 स्टार होटल आपने खड़ी करके रख दी सी शोर के ऊपर, एक सुनामी का एक बड़ा वेव आ गया, आपकी होटल खत्म हो गई। इंश्योरेंस कंपनी के आपको धक्के शुरू हो गए। आती है अपनी मर्जी से, जाती भी है अपनी मर्जी से। तो सरस्वती जी का दौर आया। सलीम खान ने इस कॉन्टेक्स्ट में सुनाया था कि देखो सलमान हिट और फ्लॉप हो सकता है क्योंकि वो फिल्में करता है एज एन एक्टर, मैं हिट और फ्लॉप नहीं होता, आई एम लाइफ टाइम हिट क्योंकि मैं राइटर हूं। मैंने फिल्में लिखी, वो हिट ही थी, अब रिटायर हो गया तो मैं तो हिट ही हूं। राइटर लोग को इतनी चिंता नहीं होती जितनी एक्टर लोग को होती है फ्राइडे को क्या होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में काम करते हैं और मैं अपनी मर्जी से काम करता हूं। तो उन्होंने इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे सुनाया। सरस्वती जी आई तो भगवान ने कहा कि सेम स्कीम में भेज दूं आपको, मर्जी पड़े यहाँ पहुंच जाओ, मर्जी पड़े तब निकल जाओ। सरस्वती ने कहा नहीं, आप जहां पे भेजोगे वहां पे मैं जाऊंगी, भगवान जहां पे आज्ञा करेंगे वहां पे मैं जाऊंगी, लेकिन एक बार आपने भेज दिया तो आप भी मुझे वापस नहीं बुला सकते। एक बार लता मंगेशकर के पास में ठहर गई तो फिर ठहरे ही रहूंगी। एक बार पुरुषोत्तम उपाध्याय के पास पहुंच गई तो वहीं पे रहूंगी, फिर तो जब तक वो जिएंगे तब तक मैं उन्हीं की होके रहूंगी। तो ये जो गिफ्ट जिसको हम कहते हैं ना, टैलेंटेड लोग गिफ्टेड होते हैं, ये है गिफ्ट। बेसिकली कला होती क्या है, जो चीज होती है ना, आपने कैबेज या ऑनियन तो देखा ही होगा, ओके, प्याज तो देखा होगा। अब अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा था कि आप प्याज की एक परत निकालिए,
तो क्या कहेंगे उसको? प्याज। दूसरी निकालिए, क्या बोलेंगे? प्याज। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, फिर तो प्याज पूरा खुल जाएगा। फिर अब क्या बोलेंगे? प्याज। तो निकला क्या अंदर से? निकला भी प्याज, छिलके जो है वही प्याज। पूरा खुल गया तो अंदर तो कोई बीज तो था नहीं, अंदर तो खाली हो गया। तो बात ये होती है कि जीवन जो होता है वो प्याज की तरह होता है, ये तो खाली ही है। अब जितने लोग हम बैठे हैं और नहीं भी बैठे, जो घर पे हाजिर रहे, यहाँ पे हाजिर नहीं रहे, ओके, जिन्होंने आज वो अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट नहीं लिखवाया, वो भी लोग, कहानी तो इतनी ही है ना, हम पैदा हुए, बड़े हुए, मर गए। अब सबकी कहानी तो सेम है। मारे गुजराती में शीतांशु मेहता ने लिखा था अपने जटायु काव्य में, फरे चरे रति करे गर्भ ने धरे अवतरे मरे। पैदा होता है आदमी, बड़ा होता है, प्यार करता है, फिर संसार बसाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों के पढ़ाता है, बच्चों के भी शादी करवाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वृद्ध होता है, बुजुर्ग होता है, और एक दिन चला जाता है। तो सिमिलर कहानी हो गई सबकी। कहानी में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है। ये जो प्याज के छिलके होते हैं मेरे दोस्तों, वो होते हैं लेयर्स। जितने बड़ा छिलका, जितने ज्यादा छिलके, उतना प्याज बड़ा, उतना प्याज बड़ा दिखाई देगा। कैबेज होगा तो कैबेज भी बड़ा दिखाई देगा। तो ये जो चीज है वो है कला। यूं तो कुछ है ही नहीं। जन्म से मृत्यु की यात्रा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इतने में सबकी कहानी आ गई। जो पैदा होता है वो मर जाता है, लेकिन पैदा होने और मर जाने के बीच में हम कुछ अपनी फीलिंग, कुछ अपनी छाप, कुछ अपनी एक्सप्रेशन, कुछ अपनी अभिव्यक्ति छोड़ना चाहते हैं। आई फील, आई एक्सप्रेस, देयरफॉर आई एम। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक्चुअली रेने डेकार्ट का कोट है। कोट ऐसा है कि भाई आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा उससे। आई फील, मुझे कुछ महसूस हुआ, देन आई एक्सप्रेस। अब सबको अपनी माँ पसंद ही होती है, सबको अपनी माँ प्यारी ही लगती है। मैंने मदर्स डे पे एक लेख लिखा और लोगों को बहुत पसंद आया। ओके, तो मैंने क्या किया, फीलिंग तो आपकी भी वही होगी। अपने यहाँ पे माँ बेटा साथ में ही बैठे, फीलिंग कोई ऐसा नहीं है कि मेरी फीलिंग कोई गोल्डन फीलिंग है और आपकी फीलिंग सिल्वर फीलिंग या ब्रॉन्ज फीलिंग है, कि आपकी आयरन फीलिंग है, मैं अकेला ही प्लेटिनम फीलिंग वाला हूँ। सबको अपनी अपनी माँ दुनिया की, संसार की सबसे अच्छी औरतें लगती है। लेकिन बिकॉज व्हाट आई फील आई कुड एक्सप्रेस, तो लोग कहते हैं कि भाई आपका ये कोट ले ले, आपका ये पैराग्राफ हम अपने अपने घर में रखे, आपके ये चीज है वो अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टेटस में रखे। तो मैंने क्या किया, ऑन बिहाफ ऑफ आई हैड एक्सप्रेस द फीलिंग। शाहिर का एक गीत हमें पसंद आ जाता है, किसी का भी, ओके, कोई नए लोगों का नए अपने अपने होते हैं, किसी को हनी सिंह का गीत भी पसंद आ जाता है, बादशाह का गीत भी पसंद आ जाता है। तो सबको अपनी अपनी कुछ फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि इन्होंने एक्सप्रेस की, ये मेरी फीलिंग हो गई। हम अपनी कॉलर ट्यून में वो सॉन्ग सेट करके रख देते। ये है कला। फीलिंग बाय डिफॉल्ट है हर किसी के पास, एक्सप्रेशन कुछ लोगों के पास है, वो आर्टिस्ट बन जाते हैं जो एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो फील कर पाते हैं वो आर्टिस्ट तो नहीं बन पाते, तानसेन तो नहीं बन पाते, लेकिन कानसेन बन पाते हैं, जिसको एक बड़ा अच्छा शब्द हमारे संस्कृत साहित्य में दिया गया है। पाठक नहीं, वाचक, रीडर नहीं, पाठक नहीं, भावक। भावक शब्द इज वेरी डिफरेंट। आपके भाव के साथ जिसका लगाव है, आपके भाव के साथ जो जुड़ जाता है, वो आपका भावक। आप चित्र बनाए उसके भी भावक हो सकते हैं, आप नाचे उसके भी भावक हो सकते हैं, आप बात करें उसके भी भावक हो सकते हैं। भावक, ये हमारे विरासत का शब्द है, भावक। तो हमने नाट्य शास्त्र ढूंढा, ग्रीक में ट्रेजेडी थी, ड्रामा में, हमने ड्रामा में सब कलर ले आए। हम अपने नाट्य में तो विदूषक भी होता था, एक हंसाने वाला भी होता था, रोमांस भी होता था। अभिज्ञान शाकुंतलम तो पूरा रोमांटिक ड्रामा है, कालिदास ने जो संस्कृत में लिखा। कुमार संभव, नाम भी कैसा, कुमार संभव। कार्तिकेय का संभव यानी योग हो तो कैसे हो, तो शिव पार्वती का जब शादी होता है, ब्याह होता है, तभी हो सकता है।
तो ब्याह कब होगा, तो उनका रोमांस होता है तभी हो सकता है, तो रोमांस कैसा होगा, वो लिखा कालिदास। हम उस विरासत से आते हैं कला की। तो आप सोचिए जरा शांति से अपने दिमाग में जोर डाले बगैर ही जरा सोचिए कि कितनी ऐसी चीजें हैं कि हम जब फिल्म देखते हैं, टाइटैनिक देखते हैं, 700 लोग मर जाते हैं हमारी नजर के सामने। इनफैक्ट टाइटैनिक तो फिल्म ही नहीं है, टाइटैनिक तो घटना है। जब वो वाकया हुआ तब भी काफी सारे लोग मर गए, तो एक्चुअल में मर गए लोग हैं, उसका लिस्ट है। तो ऐसा तो नहीं कि ये पर्दे पे मर गए, हमें क्या, ये तो एक्चुअल में मर गए। लेकिन हम देखते रहते, कैप्टन मर जाता है देखते रहते, बैंड बजाने वाले, वायोलिन बजाने वाले मर जाते हैं हम देखते रहते, बच्चे छोटे छोटे मर जाते हैं हम देखते रहते। लेकिन उसका हीरो जैक डॉसन जब मरता है तो हमारी आंख में आंसू हो जाता है, अरे ये मर गए, इसको ये रोज को बिठा के ये मर गए। सी दिस इज व्हाट आर्ट इज। 700 लोग एक्चुअल में मर गए, आपको दिखाई दिए कि ये मर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी तो ये दोनों जिंदा है ना, हम तो उसकी कहानी देख रहे हैं, ये दोनों तो जिंदा है, ये दोनों तो जिंदा है। उसमें से जब एक मर जाता है तो हमें लगता है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपको 700 इंसानों जो न्यूज के आइटम थे उसमें से एक फिक्शनल किरदार को डायरेक्टर ने आपका फैमिली मेंबर बना दिया 2 घंटे में। सोचिए जरा, 2 ही घंटे में वो आपका फैमिली मेंबर हो गया, क्योंकि आपको दर्द होता है उसके मरने की दृश्य देख के। ये होती है कला, ये होती है आर्ट। सिनेमा का इतना प्रभाव हुआ, क्यों हुआ? ये टिकटॉक में भी लोग अपने खुद को हीरो या हीरोइन समझ के वीडियो शूट करते हैं, क्यों? आज भी फिल्म वाले लोग आते हैं, मैं मुस्कुराते हुए मैंने एक बार कहा था कि साक्षी तन्वर ने, जो टीवी एक्ट्रेस है, कि मेरा कैटरीना कैफ से 1000 गुना ज्यादा फेस किया है, लेकिन आप वापी में साक्षी को बुलाओ और कैटरीना को बुलाओ तो दोनों की प्राइस टैग अलग अलग होगी। कैटरीना रिबन काटने के लिए 5 करोड़ देगी, साक्षी तन्वर शायद 50 लाख में वो मान जाएगी, वो क्या आपका शोरूम का उद्घाटन में करूंगी। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज स्क्रीन ऑफ सिनेमा। दोनों एक्ट्रेस ही है, कम से कम साक्षी की तो हिंदी भी बड़ी अच्छी है। तो डिफरेंस एक्टिंग नहीं है, डिफरेंस लैंग्वेज भी नहीं है, डिफरेंस है स्क्रीन, जो लार्जर देन लाइफ स्क्रीन होता है फिल्मों का। क्यों फिल्मों का इतना जादू चला? वो तो बेबी आर्ट है। स्कल्पचर हजारों साल से चला आ रहा है, चित्र हजारों साल से चले आ रहे हैं, संगीत हजारों साल से चला आ रहा है। सिनेमा तो बाय डिफॉल्ट 105-106 साल पुराना है, और उसमें से हम जो देख रहे हैं वो सिनेमा तो 60 साल पुराना भी नहीं है, क्योंकि पहले तो साइलेंट फिल्में आई, फिर थोड़ी थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आई, फिर कलर फिल्में आई। तो वो फिल्मों का दौर तो अभी शुरू हुआ, ऐसा कह सकते हैं 1960s में। लेकिन आज भी मुगल आजम की बात होती है, इसका प्ले भी बना और प्ले भी चल गया, मुंबई में बहुत बड़ा चला, फिरोज खान ने बनाया मुगल आजम का प्ले। आज भी वो गब्बर सिंह है, वो बिस्किट की जाहिरात में भी चला आता है। गब्बर सिंह एक्चुअली तो है ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी, लेकिन आ जाता है। तो जो बात है उसमें मैं सिनेमा की बात करने नहीं आया हूं, वो मैं आऊंगा अगली बार स्पंदन में। मैं बात ये कर रहा हूं कि व्हाई देयर इज अ मैजिक ऑफ सिनेमा, बिकॉज सिनेमा इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट। उसमें सिनेमेटोग्राफी भी है, पोएट्री भी है, लिरिक्स, एक्टिंग भी है, अभिनय, नाट्य शास्त्र, स्कल्पचर भी है, सेट डिजाइनिंग, डांस भी है, कोरियोग्राफी, स्क्रिप्ट भी है, राइटिंग, डायलॉग्स। तो एक कला का भी इतना जादू होता है, तो सब कला साथ में आ जाए तो क्या होता है वो आप महसूस कर सकते हो अपने मोबाइल में भी। गीत होता है फिल्मों का, ओके, लोग टैगलाइन बनाते हैं, मेरे जैसे लोग आर्टिकल का टाइटल रखते हैं फिल्मी सॉन्ग से। तो ये जो जादू है, मैजिक है, कहां से आया? तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कल्चरली ह्यूमन बीइंग को एक चीज की तलाश है, सालों से, सदियों से, युगों से, वो है प्लेजर। सबको आनंद चाहिए, किसी को समाधि में आता है, किसी को खाने में आता है, किसी को शादी ब्याह रचाने में आता है, किसी को चॉकलेट में आता है, किसी को चुंबन में आता है, लेकिन आनंद सबको चाहिए। आनंद की व्याख्या अलग अलग है। कभी कभार मुझे लगता है कि भाई मुकेश अंबानी को और तो कितने चाहिए, अब अमिताभ बच्चन और आमिर खान तो परोसने के लिए आ गए, अब कितने इकट्ठे करेंगे?
कुछ हमारे जैसे लोगों को भी दे दे थोड़े थोड़े। एक दिन ऐलान करते कि भाई मैं 15 लाख आए या ना आए, लेकिन मैं देता हूं अपने तौर से, तो गुजरात में तो कम से कम आ जाए सबके पास। उनको तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स भरना है, अभी तो उनको जियो एक्सपांड भी करना है, तो और आएंगे उनके पास, अभी आए से उसे सी। लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व है ना अपने बिजनेस में, रिटायर नहीं हो गए। कि सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी जब तक खेल सकते थे खेल रहे। देखिए खेलने के बाद कोई कमेंटेटर बन जाता है, उनको क्या पाना है, अब उनको क्या सिद्ध करना है। अमिताभ बच्चन को अब क्या सिद्ध करना है, पैसे भी आ गए, ओके, घर पे भाई सब कुछ, परिवार भी ठीक ठाक हो गया, लोग चाहते हैं तो चाहते ही रहेंगे। अब उनको क्यों इस तबीयत के, इस हेल्थ में काम करना है। ये कुछ चीज जो है जो इन लोगों को खींचती है, लिखने वालों को, काम करने वालों को, नाचने वालों को, खेलने वालों को, और वो होता है प्लेजर। मजा आ रहा है इसमें, किक आ रही है। घर पे बैठ के किताब पढ़ेंगे, लेकिन कैमरा के सामने खड़े हो जाएंगे, किक आ जाएगी। थैंक यू। ये जो प्लेजर है वो सबको चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेजर? जैसे मैंने बताया 5-6 डेफिनेशन तो मैंने ही दे दी। अब यहाँ पे सर्वे करेंगे अमित भाई एक फीडबैक फॉर्म लेके, तो लोग अपने अपने हिसाब से प्लेजर की डेफिनेशन लिखेंगे। मुझे इसमें मजा आता है, मुझे इसमें मजा आता है। मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन आपको कहता हूं, आदमी जब अपने आप को भूल जाता है तब उसको मजा आता है। समाधि भी इसलिए चाहिए। लोग बियर बार में या हिमालय में, दोनों में पर्पस तो एक ही है। बार में जाके बैठो या हिमालय में जाके बैठो, आप भूलने के लिए जाते हो। अब पीते इसलिए हो कि भूल जाओ, आप समाधि में ऐसे लीन हो जाते हो कि कुछ भूल जाओ, निर्विचार हो जाओ। सच्चित आनंद हमारे शास्त्रों में कहा गया। सच्चित आनंद क्या है कि आपके दिमाग में विचार आने बंद हो जाए, आप भूल जाओ कि आप कौन हो। कोई भी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेज्म की मोमेंट हो तो भी वही होता है। आप क्रिकेट का मैच देखते हो, वेरी एक्साइटिंग, आप फ्रेंड को फोन करके कहते हो आज तो मजा आ गया, कितना बढ़िया मैच था, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे वो जो सिक्सर लगा, मेरे चाय का कप मेरे हाथ में रह गया। क्यों हाथ में रह गया? भूल गए पीना, कब मैच में इन्वॉल्व हो गए। आप भूल गए कि मैं हूं, चाय है, कप है, टीवी है, अब सब कुछ भूल के उसमें अंदर चले गए। तो जहां पे आदमी अपने आप को भूल जाता है वहां पे आनंद उसको लगता है। विस्मृति ही आनंद है। और विस्मृति की जो दिशा है वो है कला की दिशा। ये जो 5th डायरेक्शन मैंने बताया आपको, कला विस्मृति देती है। आप किसी बढ़िया चित्र या बढ़िया संगीत सुनते हैं तो वहां पे खो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, अब ऐसे लोग भी देखे। अब मैं लोuvre फ्रांस के म्यूजियम में खड़ा था तो सब लोग टकटकी से मोनालिसा, क्योंकि वहां पे तो सेलिब्रेटेड सबसे बड़ा पेंटिंग तो वही है, तो मोनालिसा इतना बड़ा साइज में पेंटिंग नहीं है, वो छोटा सा है, इतना कैलेंडर जैसा छोटा। तो पूरा पैकेज टूर वाला गुजराती टूरिस्ट भी थे हमारे, वो तो 45 मिनट में लोuvre देख सकते थे। 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट देते हैं। मैं सुबह 9 बजे गया था और उस दिन 8 बजे तक खुला रहता था, वो स्पेशल डेज होते हैं उसमें। तो मैं 8 बजे बाहर निकला, तब भी मुझे लगा कि कितना छूट गया। तो उन लोगों ने 45 मिनट में देख लिया और फोटो भी अपलोड कर दिए मेरे सामने फेसबुक पे। तो मुझे याद है, तो काफी सारे लोग टकटकी लगा के ऐसे जैसे समाधि की अवस्था में हो मोनालिसा को देख रहे थे, उसकी बारीकियां देख रहे थे, उसकी स्माइल देख रहे थे, पेंटिंग कैसे किया, विंची ने कौन से कलर इस्तेमाल किए होंगे वो सोच रहे थे। तब ये पूरा ग्रुप आया, जैसे झंझावात तूफान आता है इसी तरह से रूम में आ गया। सब लोगों ने धड़ धड़, क्योंकि पहले तो यही करना है ना, पहले हम यहाँ पे थे उसकी प्रूफ लेने। सब लोगों ने ऐसे करके सेल्फी निकालने शुरू कर दिए। तो हम जो 5-6 लोग पेंटिंग को घूर रहे थे वो साइड में हो गए कि चलो ये अब हमारा काम नहीं है यहाँ। तो उसमें एक माँ थी, बड़े माँ जी बड़ी उम्र के थे, गुजराती ही थे हमारे। तो अच्छा लगा मुझे कि चलो बच्चे उनको घुमाने के लिए ले आए। वो भी जरा हमारे एसटी बस में चढ़ने के प्रैक्टिस के आदी हो रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे करके आगे चले आए कि ये क्या सब लोग देख रहे हैं। तो उनका ग्रैंड चाइल्ड तो उनके साथ था, उन्होंने पूछा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे मशहूर पेंटिंग यहाँ पे, ये म्यूजियम में यही देखने के लिए लोग आते हैं। वो बच्चे ने जवाब दिया। तो माँ जी ने ऐसे देखा, फिर मैं तो वहाँ पर खड़ा था, गुजराती में ही समझ सकता था, बाकी सारे लोग तो गुजराती थे नहीं उसमें। तो उन्होंने कहा
આ તો આવડું જ છે. એમને એમ હતું કે जो बड़ा पेंटिंग, महान पेंटिंग, ग्रेट पेंटिंग, वो तो कोई डायनासोर साइज का होगा. तो हम ऐसे मानते हैं ना कि जो बड़ा होता है वही महान होता है. ओके, जहाँ पे स्वाद अच्छा हो या ना हो, लेकिन 15-20 वानगी आप टेबल पे रख दो तो बड़ा फंक्शन हो जाता है, चाहे उसमें कुछ टेस्ट ना मिले. ओके, स्टेज बड़ा होना चाहिए, स्टेज पे नाचने वाला चाहे छोटा हो. तो ये जो साइकी हमारी हो गई, हम भूल जाते हैं कि कला उसमें नहीं छिपी एक साइज कितनी है, कला उसमें छिपी है कि आप खो कितने जाते हैं उसमें. काफी सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं कि जिसमें इतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं इस्तेमाल किए होंगे, फिर भी हम खो जाते हैं उसमें. अब तो अनप्लग का जमाना आ गया है, लोग ऐसे ही गा लेते हैं, लेकिन आप खो जाते हो उसमें. अगर शब्द ऐसे होंगे, कंठ ध्वनि ऐसा होगा, मूड ऐसा होगा. तो मैं तो कहता हूं कि गजल या हॉरर फिल्में क्यों होती है? इस दुनिया में उनका अस्तित्व का मायना क्या है? गजल सुन के आप रो जाते हैं और हॉरर फिल्म देख के आप डर जाते हैं. तो कोई पैसा खर्च करके रोने के लिए या डरने के लिए क्यों बैठेगा? कब के बीच में आज यहाँ आके मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, यहाँ पे ऐसे ऑडिटोरियम में कोई अगर गाते हैं और पति पत्नी साथ में ही आते हैं, पास पास बैठते हैं, यही सुनते हैं, सुन के बड़े गंभीर भी हो जाते हैं और किसी की आंख में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका फूल तो उनके पास ही बैठा है. तो ये कोई कॉलेज के वक्त का कोई और फूल होगा जो उनको याद आ गया ये सुन के. तो ये फूल उनको पुष्प के बजाय वो अंग्रेजी वाला फूल दिखाई दे रहा है जो बाजू में बैठा है. वरना तो रोना ही नहीं आता ना. साथ में आए, एक कार में बैठे, एक घर पे जा रहे हैं, वो तो रोना किस बात का? तो रोना उस बात का कि जो फूल खिला ही नहीं, जो नहीं मिला उसका प्रतीक्षा या उसका आकर्षण ज्यादा रहता है. तो ये देखिए, जब बात है वो यही है कि जब विस्मृति होती है तब कला आती है, और संस्कृति जो है वो कला का पोषण करती है, वो बहती धारा है. कोई भी नदी इसलिए कही जाती है हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में तो कितनी अच्छी फिलोसॉफी है. कोई क्रिस्टोफर नोलान उसके ऊपर एक फिल्म बना दी, इंसेप्शन या इंटरस्टेलर जैसी, ऐसी फिलोसॉफी है. यू कैन नॉट क्रॉस द सेम रिवर ट्वाइस. एक ही नदी को आप 2 बार क्रॉस नहीं कर सकते. आप कहे हो सकता है, अब यार मैंने गंगा में वो होली वाले को रखा था 1 घंटे के लिए, हम तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, 10 बार क्रॉस किया. 10 बार आपने क्रॉस किया, उसका नाम गंगा, वे मैं मान से देता हूं. पानी सेम था, वही पानी को क्रॉस किया आपने, नाम गंगा था, पानी तो बह गया. जो आपने पहली बार क्रॉस किया तब पानी बह गया, फिर नया पानी आया, आपने उसको क्रॉस किया, नया आया. जीवन में संस्कृति, कल्चर की धारा यही तो है. पानी बदलता रहता है, नाम सिर्फ वही रहते हैं. हम भारत कहते हैं तो भारत देश है, मैं समझता हूं, लेकिन कुछ जमाने में यहाँ पे जैसे मुगट वुगट लग के रथ में सवार होके लोग आते थे, वो भी भारत था. आज कार में सवार होके ट्राउजर या शॉर्ट्स पहन के लोग आते हैं, वो भी भारत है. धोती भी है और पैंट भी है, साड़ी भी है और जींस भी है. तो पहनावे बदल जाते हैं, खान पान बदल जाते हैं, उसमें नए नए ट्विस्ट आते हैं. लोग पहले अगर चपाती सेकते थे या सब्जी बनाते थे तो चूल्हे बनाते थे, उसमें लकड़ियाँ डालते थे, लकड़ियों को फूंक फूंक के उसमें आग डालते थे. हमारे पुरखों ने ये किया है, हमारे घर में हमने देखा है. पुराने गांव में आप चले जाए, आज माइक्रोवेव ओवन आ गया, आपको बटन दबाना है सिर्फ और 5 मिनट में सब रेडी हो जाएगा. कुकर आ गए, कुकिंग रेंज आ गई. ओके, तो प्रोसेस बदलती रहती है, इक्विपमेंट्स बदलते रहते हैं, लेकिन खाना 2 टाइम खाना तो पड़ेगा ना. वो तो 5,000, 10,000, 50,000 साल से वही चल रहा है. तो ये जो कल्चर है वो आर्ट को इस तरीके से आपके सामने रखता है. दिस वाई आर्ट एंड कल्चर. और लास्ट की जो आज मेरी बात है कि हमें चाहिए क्यों ये, अब ये वापी वाली बात आ गई. प्रॉफिट क्या है इसमें, आप मार्जिन बताओ. इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का शहर है, शाम को मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हॉल में ही जाने वाला हूं. तो मार्जिन बताओ ना, कट क्या मिलेगा वो बताओ, फायदा क्या होगा वो बताओ. ये तो देख लिया, तो ये लेयर वाली बात आ गई और कैन नॉट क्रॉस, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जेब में क्या आएगा उसमें से?
अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने तो ऐसा सर्वे किया है कि लोग इतने बड़े परसेंटाइल की रेस लगा के घूमते हैं, इतने सारी इश्तेहार आते हैं अखबार में रिजल्ट की सीजन में, सबसे ज्यादा पैसे तो हनी सिंह ले जाता है, बादशाह ले जाता है, जो पढ़ाई नहीं, वो तो खड़े रहने के पैसे लेते हैं। ओके, तारक मेहता की उल्टा चश्मा वाली जो टीम है, तो वो नवरात्रि में लोग आते हैं, मेरे मित्र है, हमारे गुजराती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमको तो हमें तो क्या करना है, हमको डांडिया तो खिलाएगा नहीं, हमें वहां जाके वो दिशा वाकानी वो मुझे कह रही थी कि मुझे सिर्फ ओ माँ माता जी इतना बोलने का 5 लाख मिलता है। तो उसमें भी उसको अब दिशा ने छोड़ दिया, देखो सीरियल छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी शादी हो गई, वो माँ बन गई, तो शी इज वेरी नाइस पर्सन, आप उसको पर्सनली मिलो तो उसका शी इज डूइंग वेरी गुड ड्रामा, उनका पूरा परिवार एक्टिंग में, तो छोड़ा क्यों? चलो ओ माँ माता जी बोलने का 5-5 लाख मिले तो हम क्यों छोड़े, क्यों छोड़ा? काफी सारे ऐसे लोग हैं, आमिर खान ने काफी साल पहले ऐसा तय किया कि 1 साल में एक ही फिल्म करूंगा, क्यों? आमिर खान को तो 5 फिल्म करेंगे तो उसके तो बैंक बैलेंस मिट जाएगा ना, क्यों? मंसूर खान, आमिर खान का कजिन, तो फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ गया, कुन्नूर में चला गया कि मैं खेती करूंगा, ये तो सेकंड हैंड स्टोरीज है, वो जो कुदरत के सामने बैठूंगा वो फर्स्ट हैंड स्टोरी है, एक गुलाब खिलेगा तो वो फर्स्ट हैंड स्टोरी है, क्यों? बात यह है कि भाई दिशा को भी एक दिन लगेगा ना कि बहुत हो गया, अब मजा नहीं आ रहा अंदर से, अब दर्द हो रहा है, अब कंपलसरी जाना पड़ता है और कंपलसरी बोलना पड़ता है, पहले मजा आता था। तो एक दिन ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हर एक की लाइफ में आता है, उसको लगता है कि बहुत पैसे हो गए, बिल गेट्स की लाइफ में आ गया, वॉरेन बफेट की लाइफ में आ गया, अजीम प्रेमजी की लाइफ में आ गया, छोड़ दिया, आई एम नॉट इन द रेस। अगर बिल गेट्स रेस में टिके होते तो जेफ बेजोस नंबर 1 नहीं होते। बिल गेट्स से छोड़ दिया कि बहुत सालों तक नंबर 1 अरबपति रहा, नहीं चाहिए नंबर 1 का टैग, मुझे किसी अफ्रीका के बच्चे को कुछ सिखाना है, मैं उसके लिए जाऊंगा। लोग छोड़ देते, बुद्ध ने छोड़ दिया, महावीर ने छोड़ दिया, हमारे तो सामने कितने उदाहरण, हमारे ही विरासत में, कल्चर में, राज था, शासन था, वैभव विलास था, छोड़ दिया। ये जो छोड़ने की बात कहां से आती है? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। तो लाइफ में प्लेजर अगर चाहिए, उसके लिए तो कला चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, जैसे मैंने बताया करियर में भी जो कलाकार लोग होते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले के पास आप जाओ, पुराना प्रतीक्षा था, अब नया जलसा है, दोनों के इर्द गिर्द हमारे गुजरातियों की मकान है। मैं तो गया था तो मैंने वो फोटो निकाले हैं, गुजराती की नेम प्लेट है। ओके, तो बड़े बड़े, अमिताभ से बड़ा बंगला है गुजराती कोई व्यापारी का, शिपिंग कॉर्पोरेशन वाले कोई थे, यस, और एक अजमेरा का है और दूसरा शिपिंग कॉर्पोरेशन वाले, वो भी गुजराती ही है। यस यस, वंडरफुल। देखिए वहां इन लोगों को लगता है कि मैं फेंक रहा हूं कुछ। तो थैंक यू सर। तो वो जो बंगले हैं वहां पे रविवार रात को कोई क्यों नहीं आता, वहां शाम को भीड़ क्यों नहीं होती? अगर बंगला बड़ा देखना है तो बड़ा बंगला है, वो तो अमिताभ से बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने लिया, उन्होंने समाज से लिया, पैसे बहुत बनाए, लेकिन दिया कुछ नहीं। कलाकार जो होता है वो कुछ देता भी है लेने के बावजूद, लेते तो सबको ही, वो देता है तो वो कहीं पर टच कर जाता है, फीलिंग होती है हमें, और ऐसा लगता है कि चलो मुंबई है तो एक झलक देखने के लिए खड़े हो जाए, आधे घंटे खड़े रह गए, हाथ हिलाएगा, वाह वाह करेगा, हम सेल्फी लेंगे, चले जाएंगे। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए, मैं ज्यादातर अनलेस कि कोई देर हो रही हो, फ्लाइट या निकल रही हो, ऐसी बात ना हो, तो मैं खड़ा रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो क्या एक्चुअली क्या मिलेगा उससे? उसमें ऐसा तो है नहीं, गांधी जी तो ऐसा करते थे कि भाई 5 रुपये लेते थे हस्ताक्षर देने के लिए। गांधी जी बड़े स्मार्ट थे, बढ़िया थे, उसको पूरे हिसाब वाले थे, तो उन्होंने हरिजन फंड निकाला था, 5 रुपये जो हरिजन फंड में डालेंगे उसी को ऑटोग्राफ देंगे। तो वो इतने महान थे कि भाई वो देखिए उद्योगपति की टीका भी करते थे, वो कहाँ पे बैठ के करते थे? घनश्याम दास बिरला के घर पे बैठ के करते थे। तो हम इतने महान तो नहीं हुए, तो मैं खड़े रहता हूँ। क्यों? वो एक मेमोरी है, उसमें और कुछ है नहीं। न तो वो सेल्फी लेके कोई अरबपति होने वाला है, न मैं सेल्फी देके कोई अरबपति होने वाला हूँ, लेकिन एक मेमोरी होती है दोनों के पास। उनको लगता है कि चलो ये जय वसावड़ा के साथ एक फोटो है, संभाल के रखेंगे। मुझे लगता है कि मेरा अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है, संभाल के रखूंगा। ये मेमोरी जो होती है
वो हम निरंतर बनाते रहते हैं, हम कुछ करें या ना करें। व्हेन वी आर डूइंग नथिंग वी आर मेकिंग अवर मेमोरीज। कुछ भी नहीं करते तब भी हमारी मेमोरी बनती जाती है। जो एक फायदा हुआ वो प्लेजर, दूसरा फायदा हुआ रिच मेमोरीज। जितनी आपकी आर्टिस्टिक सेंस सही होगी, आपकी यादें बढ़िया होगी। बैठ के अगर रिवाइंड करेंगे दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें सुनाई देंगी, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। मैं अब तो लूवर में खड़ा नहीं हूं, यहाँ पे वापी में खड़ा हूं, लेकिन आपको मोनालिसा की बात की तो एक सेकंड के लिए मैं उस लूवर के कांच के पिरामिड के नीचे पहुंच भी गया, फिर वापस आ गया। तो ये जो चीज है ये दूसरी यानी तीसरी, क्योंकि एक चीज तो मैंने बता दी, पैसे भी बहुत मिलते हैं आर्टिस्ट लोगों को आज के जमाने में। वायरल जब हो जाती है आपकी आर्ट तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन चौथी और आखिरी चीज, क्यों चाहिए आर्ट, उसकी जो आपको चाहिए कला के माध्यम से, वो है एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको फीवर आ जाता है, जुकाम हो जाता है, 102 का टेम्परेचर है आपको, तो बच्चों के मार्क्स ही इतने होते हैं कि हमें लगता है कि ये टेम्परेचर है। 99.99, 99.98, तो लगता है कि फीवर के फिगर्स हैं। ओके, तो ये जो आते हैं क्यों आते हैं? जब आता है ना फीवर, तब हम उसको हलवा खिला दो या खिचड़ी खिला दो, उसको टेस्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि जीभ में टेस्ट नहीं रहता। ओके, 2-3 दिन के बाद ताव चला जाता है, बुखार उतर जाता है, उसके बाद थोड़ा टेस्ट आने लगता है, पता चलता है कि ये मीठा है, ये अच्छा है, ये तीखा है। हमारी सोसाइटी ज़्यादातर ऐसी हो गई है, जिसको मैं कहता हूँ कि कुष्ठ रोग, रक्तपित्त जिसको बोलते थे, लेप्रेसी, उसकी जो चमड़ी आप देखें ना लेप्रेसी के रोगी के, तो बड़ी चमकदार दिखाई देगी, वेरी शाइनिंग, लेकिन उसको छुओगे तो उसको कुछ महसूस नहीं होगा। We have created a society full of stress, full of shining. मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखता हूँ, हर लोग सब मौज में ही है, कोई दुखी ही नहीं है। कौन कहता है पूरी दुनिया में लोग दुखी है? अच्छे अच्छे लोकेशन पे खड़े रहते हैं, अच्छे अच्छी स्माइल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैंने भी अपना एक फोटो अब तक रखा था तो बर्फ में रखा था, फिर अभी एक नया फोटो फेसबुक पे रखा तो एक लेक के पास रखा। अब किसी को लगेगा कि जय वसावड़ा तो बड़ा भाई महान आदमी है, वो पहले बर्फ के बीच बैठता था, लेक के बीच बैठा है। अब मैं तो वापस आ गया वहां पे बैठ के, मैं तो 1 घंटा ही रहा था वहां पे, लेकिन फोटो मैंने 3 महीने तक रखी। 3 महीने तक जो देखता है वो वही सोचता है कि इसके पास तो जलसा तो आने જ છે, जलसा तो आज करे। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि हम सिलेक्टिव फोटोग्राफ देखते हैं, उसकी सिलेक्टिव मोमेंट देखते हैं। सब लोग अपने बच्चे ही फोटो निकाल के रखते हैं डीपी में, तो हमें लगता है कि ये मौज में ही है, वो दुखी हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, उनके पैसे लेके कोई चला गया होगा, उनको किसी ने ब्रेकअप कर दिया होगा, लेकिन हमें वो तो मालूम ही नहीं और वो बताते भी नहीं। तो इतना स्ट्रेस जो हो गया, उसकी इफेक्ट हेल्थ पे आती है, उसकी इफेक्ट सोशल रिलेशन पे आती है, हमारी आयुष्य कम होती है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं लोग स्ट्रेस की वजह से। डायबिटीज बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर की चीज आ जाती है। अब तो नया निकाला है, काफ़ी सारे संशोधन मैंने पढ़े और साइंटिफिक पढ़े, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा तुक्का छोड़ दिया कि भाई कैंसर की वजह में भी ये वजह आ गई कि भाई मेंटल स्ट्रेस। डायबिटीज में तो था ही, हार्ट डिसीज में तो था ही, कैंसर जो क्वाइट अननोन है डिजीज के तौर पे कि कैसे होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। उसमें एक वजह ये आ गई कि आप ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हो, अपने अंदर ही खोए जाते रहो। मेरी माताजी को हुआ था, तब भी मैंने सोचा था कि भाई कैसे हुआ, मैंने काफ़ी सारा पढ़ा उस वक्त। ओके, कि भाई कोई ऐसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो बाहर बयान नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो उनको चांसेस रहते हैं ट्यूमर के। आर्टिस्ट लोगों को बहुत होता है। देखिए, आपने ऑब्जर्व कर किया होगा, आर्टिस्ट लोगों को कैंसर क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज दे आर लिविंग मोर देन वन लाइफ। इरफान खान एक जिंदगी नहीं जीता, स्टीव जॉब्स एक जिंदगी नहीं जीता, वो एक जिंदगी में अनेक जिंदगी जीने की कोशिश करता है। रामकृष्ण परमहंस या
महंत रणछोड़दास जी जैसे संत पुरुष भी वही करने की प्रयत्न करते हैं, एक जीवन में अनेक जीवन को स्पर्श करते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको अच्छी जिंदगी सेहत वाली चाहिए, क्योंकि पैसे तो आप दूसरे भी कमा लोगे लेकिन सेहत तो दूसरी नहीं आएगी। दौलत चली गई, वो विक्टोरिया दी सिका सोफिया लोरेन के साथ फिल्म बना रहे थे इटाली में, सोफिया की हैंडबैग चोरी हो गई, वो रोने लगी कि आज पैकअप कर दो, मेरी हैंडबैग चली गई, बड़ी कीमती थी, बैग में तो ज्वेलरी थी वो कीमती थी, बैग भी कीमती थी। तो विक्टोरिया ने कहा कि देखो बेटे, मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा हूं उम्र में, तो पैकअप करना है तो मैं कर दूंगा, कोई एक बात नहीं, एक दिन दूसरे दिन शूटिंग करेंगे, लेकिन एक चीज बता देता हूं, अपने लिए जो न रोए उसके लिए तुम मत रो। बैग तुम्हारे लिए रोने वाली थी, तुम अगर चली गई होती तो शायद तुम्हारी मां रोती, तुम्हारी बहन रोती, तो उसके लिए रो, उसकी इजाजत है तुम्हें। तुम्हारी माँ के लिए अगर तुम रूठ के चली गई होती कि 2 दिन शूटिंग नहीं करनी, मेरी माँ चल बसी, तो मैं कहूंगा कि 1 महीने तक नहीं करनी। लेकिन बैग चली गई तो शूटिंग कैंसिल मत करो, क्योंकि बैग तुम्हारी ये रोने वाली नहीं थी, इससे अच्छी दूसरी आ जाएगी। शूटिंग करोगे तो आएगी ना, शूटिंग करोगे तो फिल्म रिलीज होगी, तो पैसे आएंगे और दूसरी बैग आएगी। बड़ी अच्छा मैसेज है। लोग इतने अभी मैंने देखा है रेस्टलेस होते जा रहे हैं कि उनको आर्ट इसलिए चाहिए कि थोड़ा ठहराव मिले, स्पंदन इसलिए चाहिए, कल्चर इसलिए चाहिए, थोड़ी एक जगह पे बैठ सके, जीवन की आपाधापी में वक्त मिला, कुछ देर कहीं पे बैठ सकूं और सोच सकूं, जो कुछ कहा किया, क्या बुरा क्या भला। मेरी तो नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लेकिन वो जो जीवन की आपाधापी में आपको रेस्ट प्लेस जो चाहिए, वो रेस्ट प्लेस है आर्ट एंड कल्चर, वो है क्रिएटिविटी, वो है लिटरेचर। कोई अच्छी किताब आपके सामने आ जाए, कोई अच्छी चीज आपके सामने आ जाए, आपको जीवन क्या है उसका, वो कोई किसी कोर्स में बताता नहीं कि जीवन क्या है। यहाँ पे मेडिकल की कितनी अच्छी अच्छी मैंने फैसिलिटीज देखी पढ़ने के लिए, लेकिन लाइफ, एक बच्चा आपके हाथ में आता है एज ए नर्स, तो मुस्कुराता कैसे है और क्यों है, उसकी आंख में चमक कैसे आती है, उसको बलून दिखाओ या कलर दिखाओ तो वो क्यों रोता हुआ बंद हो जाता है, वो आपको नहीं पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा। तो इन कंक्लूजन मैं कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत पुरानी है और बहुत फेमस भी है। कहानी की बात है, आर्ट की बात है, हमने काफी सारी कहानी और एक कविता से ही समापन करूंगा, ओके, क्योंकि ये मैंने हलवाइयों से सीखा है कि कोई पूछे कि आपकी इमरती कैसी है, या आपका कलाकंद कैसा है, या आपके पेड़े कैसे है, तो उनको ज्यादा निबंध मत सुनाओ, उनको चखा दो, एक प्लेट लो, दे दो, अगर अच्छा लगेगा तो 1 किलो बंधवा लेगा, वर्णन कितना भी करो अच्छा नहीं लगेगा तो चला जाएगा। तो टेस्ट कराओ। मैं कहता हूं, काफी सारे हमारे मित्रों को भी कहता हूं कि लोगों को, वो कहते हैं कि नई जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं कहता हूं कि उसमें नई या पुरानी जैसी कोई चीज ही नहीं है। जनरेशन मानी ह्यूमन बीइंग, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, और पैदा करने के लिए हमें उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। हम क्या करते हैं, नई जनरेशन को ये कहते हैं, देखो इसको कहते हैं आर्ट, तो वो ऐसे बैठ के देखा है कि इसको तो नहीं कहते आर्ट, ये तो बोल रहे हैं, ये थोड़ी आर्ट है, ये होती है आर्ट, वो अपना आर्ट निकालता है कि ये होती है आर्ट। तो पॉइंट ये है कि हमें उनमें इंटरेस्ट नहीं है, हम उनको सिर्फ उपदेश के तौर पे कहते हैं कि इसको कहते हैं गाना, इसको कहते हैं म्यूजिक, तो वो अपना, उसके पास अपना म्यूजिक, वो कहते हैं कि ये म्यूजिक नहीं है, ये तो बड़ा पुराना है, मेरा जो है वो है म्यूजिक। वो बात कम्युनिकेशन में से डिबेट बन जाती है। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या होता है, क्या जलवे क्या होते हैं आर्ट के। आपने सुना होगा अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला, सिंबाद खलासी की कहानी, अलाउद्दीन के चिराग की कहानी अभी भी चल रही है, डिज्नी वाले अभी भी पैसा बना रहे हैं उसमें से। अभी गाय रीची का अलादीन आएगा, ट्रेलर आ गया है। तो वो जो अरेबियन नाइट्स की कहानी, उसके नाम में ही है नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, अरब की रातें। क्यों ऐसा नाम है? कहानी तो सबको मालूम है, वो मैं कोई आपको चिंता मत कीजिए, अलाउद्दीन के चिराग की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, वो आपको पता है क्या थी। कहानी के पीछे एक कहानी है। बगदाद में एक बादशाह था इराक में, उसका नाम था शहरयार। शहरयार अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था,
बेगम का कहीं पे व्हाट्सअप आ गया होगा उसके पास, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया और शहरयार को पता चला, उस जमाने की सिस्टम के अनुसार उसने उसका सर काट के कत्ल कर दिया और कह दिया कि भाई स्त्री जो होती है, औरत जात जो होती है, वो भरोसे के लायक ही नहीं होती। स्टेटमेंट दे दिया, बादशाह ने कह दिया तो यू हैव टू फॉलो इट। तो बादशाह ने इतना कह के रुके नहीं, उनके दिमाग में जो आग सुलग गई थी ना, उसकी वजह से उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया। अपने मुल्क में से, अपने राज्य में से वो लड़कियों को बुलाते थे, उसके साथ शादी करते थे, सुहागरात के बाद दूसरे दिन उसको सर कलम कर देते थे। क्यों? क्योंकि औरत भरोसे के लायक नहीं। ये तो धीरे धीरे बाहर आने लगा कि भाई ये तो हॉरर स्टोरी हो गई पूरी, कि जवान लड़कियां, उसको शादी भी जबरन करवानी है और मर भी जाना है। तो लोग अपनी बेटियों को ले लेके भागने लगे और पूरा कैओस हो गया। और बादशाह का तो ध्यान भी, फोकस भी नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उसको एक ही चीज दिखाई देती थी कि हाउ टू टेक ए रिवेंज अगेंस्ट द विमेन। तो उसका वजीर जो था, उसकी बेटी थी शहरजादी। वो शहरजादी ने कहा कि भाई पापा आप मेरी शादी करवाइए। तो उसने कहा कि तुम दोनों बेटी हो, उसकी एक छोटी बहन भी थी दिनार जाती। तो उन्होंने कहा तुम दोनों इसलिए तो सुरक्षित हो कि तुम मेरी बेटियां हो, वरना तो मर गई होती कब की। तो उन्होंने कहा कि मेरी काफी सारे बहनें मर रही है जो निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है, मैं उनको बचाने के लिए शादी कर रही हूँ। तो वजीर ने कहा कि तुम क्या बचाओगी, देखा है उसको, वो हाथ में ही तुम्हें उठा के फेंक देगा, क्योंकि पहले शादी करवा दीजिए, आप भूल जाइए कि एक बेटी थी आपकी। तो उसने शादी करवाई। बादशाह तो खुली तलवार लेके आया, रात को जब सोने के वक्त कमरे में आया, खुली तलवार लेके आया। तो शहरजादी ने कहा कि आप सुबह मुझे मार देंगे? कि हाँ मेरा नियम है, सुबह मार दूंगा। तो क्योंकि मेरा भी एक नियम है कि सोने से पहले मैं अपनी छोटी बहन को कहानी सुनाती हूँ, तो मैं क्या उसको बुला के आज आखिरी रात कहानी सुना दूं? बादशाह ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, सुना दो, कल तो मर ही जाना है। छोटी बहन को बुलाया गया, उसने कहानी, जो पहली कहानी है अलिफ लैला की, अरेबियन नाइट्स की, पांख वाले घोड़े की कहानी, वो कहानी शुरू की। अब एकता कपूर की सीरियल जैसा ट्रैक हो गया, पूरी रात कहानी सुनाई। अब एंडिंग पॉइंट आया तो आपको लगता है कि अब सोल्यूशन आ जाएगा, ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसका। तो दरवाजा खुला, आंखें से हो गई और वहां पे लिख दिया नेक्स्ट एपिसोड। तो सुबह हो गई और शहरजादी ने कहानी बंद कर दी। तो बादशाह सोते हुए, क्योंकि वो भी वहां पे ही सोया था, तो सुन रहा था, नींद नहीं आई क्योंकि कहानी में इंटरेस्ट जाग गया। तो उसने कहा कि फिर क्या हुआ? तो शहरजादी ने कहा कि नियम तो वही है कि रात को सोते वक्त सुनानी है, दिन में नहीं सुनानी। तो बादशाह ने कहा तलवार मेरी, बेगम मेरी, कमरा मेरा, आज नहीं मारते कचड़, कल मारेंगे। फिर दूसरे दिन वो घोड़े वाली कहानी खत्म हो गई, लेकिन रात तो अभी बाकी थी, तो उसने दूसरी कहानी शुरू की। दूसरी कहानी आधी आई तो सुबह हो गई, फिर एकता कपूर की सीरियल के एपिसोड की तरह बंद हो गया। तो फिर हुक आ गया, जिसको टेलीविजन की लैंग्वेज में बोलते हैं हुक, कि लास्ट में कुछ ऐसा रखो कि वो दूसरा एपिसोड देखे। हुक आ गया। तो फिर बादशाह ने कहा कि चलो बेगम अपनी है, तलवार अपनी है, कपड़ा अपना है, कल करे मारेंगे। ऐसा माना जाता है कि 1001 रात मानी 3 साल, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, शहरजादी कहानियां सुनाती गई, बादशाह सुनता गया। मारने की तो बात ही निकल गई, तलवार भी लेके आना बंद हो गया, संसार शुरू हो गया। और 1001वीं रात में शहरजादी ने कहा कि भाई आज कोई कहानी नहीं है, और उन्होंने बादशाह को कहा कि आप सुबह में मुझे मार सकते हैं। तो बादशाह ने कहा मैं आपको क्यों मारूंगा, मुझे क्या पड़ी आपको मारने की, आप जैसी अच्छी बेगम जो मेरी है मैं उसको क्यों कत्ल करूंगा। तो बेगम ने कहा कि आप भूल गए 3 साल पहले मारने से तो शुरू हुआ था ये सब, आप तलवार लेके आते थे। तो बादशाह ने कहा कि वो तो बदल गया, मैं वो नहीं रहा। ये कहानियां सुनते सुनते मुझे पता चला कि भाई एक औरत ऐसा करती है तो उसका मतलब नहीं कि पूरी औरत जात ऐसी है, या एक मर्द ऐसा करता है तो उसका मतलब ये नहीं पूरी मर्द जात ऐसी है। तो यही तो मैंने सीखा इस कहानियों से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंसान क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। तो मैं तो कब का भूल गया कि ये करना है। आपने देखा कभी मुझे किसी ऐसी बात करते हुए, मारते हुए, तलवार भी छूते हुए? तो शहरजादी मुस्कुराई, पापा को खबर कर दी कि चलो मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ।
आप आराम करिएगा, मरने वाली नहीं हूँ। पर बादशाह ने उस वक्त, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, ये हुआ या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन दिस इज डॉक्यूमेंटेड कि अरेबियन नाइट्स की कैलीग्राफी करवाई पैसे खर्च करके। ये मेरी बेगम की कहानियाँ आप हाथ से लिख लो, और इस वजह से रिचर्ड बर्टन ने 19वीं सेंचुरी में वो कैलीग्राफी में से ट्रांसलेट किया, और ये अरेबियन नाइट्स हमारे सामने आई। ऐसी ही कहानी हमारे पास भी है, आपको याद होगा, पंचतंत्र। राजकुमार पढ़ नहीं रहे थे तो उसको बड़ा बोरिंग लगता था कि ये स्लोगन 1, स्लोगन 2, स्लोगन 3। तो पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कहानी सुनाएंगे, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, मित्र भेद, मित्र लाभ। एक कछुआ था, एक हिरन था, एक शेर था, एक खरगोश था, ऐसे कर कर शुरू किया, और धीरे 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 राजकुमार सब नीति शास्त्र के, जीवन के विद्वान हो गए। ये जो चीज होती है, ये होता है आर्ट, जो आपके जीवन का एंगल, पर्सपेक्टिव, गेस्टाल्ट, मायना बदल दे, नजरिया बदल दे चीजों को देखने का। जो एस्थेटिक सेंस होती है ना, एथिक्स की तो हम बहुत बातें करते हैं, कम लोग मुरारी बापू जैसे होते हैं कि जिनके पास एथिक्स भी होता है और एस्थेटिक्स भी होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रेयर है। या एस्थेटिक्स होता है तो एथिक्स नहीं होता, एथिक्स होता है तो एस्थेटिक्स नहीं होता। एक पुराने संस्कृत का एक दोहरा है, उसमें ऐसा लिखा है कि भाई एक युवती के जो यहाँ पे वो होता है ना कंदोरा, तो कंदोरा का हिंदी क्या होता है आप मुझे बता सकते हो? कमरबंद। हाँ, कमरबंद, यस, कटिबंध। कटिबंध अश्विनी भट्ट की एक कहानी का नाम था, कटिबंध। तो ये जो कमरबंद होता है, कंदोरा होता है, उसके ऊपर एक संस्कृत में मुक्तक लिखा गया। प्राचीन संस्कृत किसी ऋषि ने, भर्तृहरि जैसे कोई विद्वान ने लिखा। क्या लिखा कि कमरबंद में तुमसे जलता हूं क्योंकि तुम, ये मेरी जो प्रिया है, उसकी कमर तक मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते, लेकिन तुम पहुंच पाते हो। ये पहला स्टांजा है। और दूसरा स्टांजा है कि अग्निदेव और वरुण देव दोनों की कृपा की वजह से ही यह संभव है। यहां पे पजल आ गया। आर्ट में मजा ये है, अगर सब कुछ सिंप्लीफाइड हो तो उसमें आर्ट नहीं रहता, थोड़ा पजल भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छिपा के रखना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे खोलते हैं। आप कह दो कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूं, उसमें कोई आर्ट नहीं है, स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट आर्ट। लेकिन तो आप बोलिए कि मैंने तुमको चाहा है जैसे सहरा के रण में किसी यात्रिक ने पसार होते हुए पानी की प्यास को जैसे पुकारा, इस तरह से तुम्हारा नाम लिया, तो आपको लगेगा एक पोएट्री आ गई, कविता आ गई। आपने उसमें कुछ ऐड किया, कुछ पजल रखा, कुछ छुपा के रखा, तो वही तो मजा आता है ना। अब छुपाते ये आप, राम गोपाल वर्मा ने एक बार अपनी किताब लिखी है, गन्स एंड थाइस, अपनी आत्मकथा, उसमें लिखा है कि पॉर्न फिल्म और फिल्म दोनों में फर्क होता है लाइटिंग और कैमरा के एंगल का। रोमांस तो दोनों में होता है, लेकिन जो फिल्म होती है वहां पे डायरेक्टर लाइट और कैमरा का एंगल आर्टिस्टिक तरीके से रखता है, तो वहां पे आपको माधुरी दीक्षित, एक मधुबाला, एक हीरोइन जैसी लगेगी, और सनी लियोन नहीं लगेगी। इसलिए तो सनी लियोनी ने करियर चेंज किया, उससे भी चेंज कर दिया ना, गियर चेंज कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा। पॉइंट ये है कि भाई आर्टिस्टिक सेंस, जैसे मैंने नजरिया कहा, तो वरुण देव और अग्निदेव कहां से आ गए? यह पजल है, और पजल आदमी को अच्छा लगता है। आप मोबाइल में गेम खेलते हो ना, तो एडिक्शन क्यों हो जाता है पबजी का? इसलिए हो जाता है कि आगे का लेयर क्या होगा, 20,000 पॉइंट तो आ गई, 21,000 पॉइंट वाला क्या होगा, अब नया दरवाजा खुलेगा, उसमें से कौन सा निकलेगा, ये किसको मारेंगे? तो अग्निदेव और वरुण देव मानी जो कंदोरा कटिबंध बनाते हैं सोने का, तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले अग्नि में जलाते हैं सोना, घाट देने के लिए, शेप देने के लिए, और फिर पानी में उसको भिगोते हैं, ठंडा करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट आती है जिसको हम आभूषण, ज्वेलरी कहते हैं। तो ज्वेलरी लंबे समय तक टिकती है, सालों तक लोग एक दूसरे को, सास अपनी बहू को विरासत में देती है कि ये मेरे कंगन है, ये मेरा हार है। ज्वेलरी लंबे समय तक टिकती है क्योंकि उसने आग में से, तपिश में से भी वो पास हुई, और पानी की जो ठंडक थी, कोल्डनेस थी, उसमें भी वो पास हुई। अगर आपको, अब ये कवि ने क्या कहा
कि मैं तुमसे जलता हूं क्योंकि तुम वहां पे पहुंच गए जहां पे मैं नहीं हूं। ये सिर्फ कमरबंद की बात नहीं है या प्रिया की या प्रेयसी की बात नहीं है। हमको लगता है कि यार ये शाहरुख खान से तो अच्छा मैं दिखता हूं, वो सुपरस्टार हो गया, चेतन भगत से तो अच्छा मैं लिखता हूं, उसकी किताबें बिकने लगी। वो वहां पे क्यों है? क्योंकि कुछ जले होंगे कहीं पे, और कहीं पे कुछ प्लेजर भी दिया, कुछ पेन भी लिया, और दोनों का कॉम्बिनेशन जब हुआ तब कोई कविता आई, तब कोई मूवी आया, तब कोई कहानी आई, तब कोई नृत्य आया, कोई संगीत आया, कोई धुन आई। तो मेरे दोस्तों, आज की आखिरी बात यही थी। छोटी सी कविता मैं मितेन काका को समर्पित करता हूं इसलिए कि क्योंकि इनको बड़ी पसंद आई थी। मैंने जब लिखा था मेरी कॉलम में डाई स्लोली, आपको याद होगा, बहुत आपने पूछा था कि भाई ये आपके पास है तो मुझे चाहिए। तो ये डाई स्लोली वाली जो कविता है वो बड़ी अच्छी कविता है। मार्था मेरियडोस नाम की एक ब्राजीलियन पोइटेस की कविता है। मितेन काका तो व्यक्ति के रूप में सिंबल है। पूरे स्पंदन का जो सोच है, स्पंदन ग्रुप का जो फाउंडेशन है यहाँ पे वापी में, वो इसमें है, इस कविता में। ही, यहाँ पे ही जेंडर में मत लेना, आप शी भी कर सकते हो उसका ही का। ही हु बिकम्स द स्लेव ऑफ हैबिट, हु फॉलोज द सेम रूटीन एवरी डे, हु नेवर चेंजेस ब्रांड, हु डज नॉट रिस्क एंड चेंज कलर ऑफ हिज क्लोथ्स, हु डज नॉट टॉक टू पीपल ही डजंट नो, डाइज स्लोली। उसको मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो धीरे धीरे मर ही जाता है। जो कुछ नया चेंज नहीं करता, नए कलर, नई वसंत का आगमन जिसके जीवन में नहीं आता। He who makes television and mobile his guru dies slowly। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल मत करो, मैं पब्लिकली कर रहा हूं, देखिए हाथ में लेके, लेकिन मैं इसको गुरु नहीं मानता। गुरु तो मैं ही हूं, आई एम इट्स बॉस। ये मेरा बॉस नहीं है, ये मुझे नहीं सिखाएगा कि कब शुरू करना है, मैं उसको सिखाऊंगा कब बंद होना है और कब शुरू होना है। He or she who shuns passion, who prefers black on white and dots on the eye to a whirlpool of emotions, precisely those that recover the gleam of the eyes, smile from the yawns, hurts from the stumbling and feelings, dies slowly। आपने अंग्रेजी तो सबको हिंदी पता है, तो वापी में तो मुझे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की है इसमें, इतना तो मैं बता सकता हूँ। ओके, कि भाई जो आंख है उनके पास, लेकिन चमक जिसने खो दी, दिल जिसने खो दिया, चीजें तो हो रही है उसके पास। अब वानगी तो बहुत है घर पे, फ्रीज में पूरा फ्रीज भरा हुआ है, लेकिन स्वाद, टेस्ट जिसने खो दिया वो तो मर जाएगा। जिंदा तो है लेकिन मर जाएगा। वो डॉक्टर के पास आया मरीज, और डॉक्टर ने कहा कि आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। तो फिर उसने पूछा कि इससे कर से क्या होगा? तो आप 100 साल जिएंगे। अरे 100 साल जी के करूंगा क्या भाई? ये सब बंद तो करने का आपने बोल दिया, तो जी के क्या करूंगा? लोन लेता रहूंगा। तो और आगे का स्टांजा है, he who does not travel, who does not read, who cannot hear the music, who does not find grace in himself, dies slowly। He who slowly destroys his self-love, who does not allow himself to be helped। लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, मैं ही बुरा हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरी वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। He who does not allow himself to be helped, who spends days on the end complaining about his own bad luck, about the rain that never stops, dies slowly। He or she who abandoned a project before starting it, शुरू करने से पहले ही कि नहीं होगा यार, छोड़ दो। Who fail to ask questions on subjects he doesn't know, पूछने में शर्म आती है, कैसे पूछे, वापस चले जाते हैं। पूछ लिया होता तो अंदर जाने देता कोई, लेकिन दरवाजे से ही वापस चले गए क्योंकि शर्म आई पूछने में। He or she who don't reply when they are asked something they don't know। आपको पता है कि जवाब है, लेकिन आप जरा अपने गुरूर में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जवाब देना है, इसको नहीं बुलाना है, इसको मुंह फेर के चले जाना है। Dies slowly। And last, let's avoid death in small doses, reminding oneself that being alive requires an effort far greater than simple act of breathing। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, वो तो कुत्ता भी ले रहा है।
विद्या विहीन नर पशु हूँ, ऐसा हमारे संस्कृत में कहा गया। तो जिंदगी क्या है? ओनली अ बर्निंग पैशंस विल लीड टू द अटेनमेंट ऑफ स्प्लेंडिड हैप्पीनेस। आपके अंदर ये आग जो है, दुष्यंत कुमार कहते थे कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना, मेरी प्रार्थना। बहुत अच्छा लगा। तो शुरू से मुझे कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी सारे लोग तो नहीं है, लेकिन इतने हैं। अब मैं आपको जाते वक्त बताता हूँ, हम गिर के जंगल में हमारे सौराष्ट्र में आ जाए, ये जाते हैं तो खरगोश देखने के लिए या हिरन देखने के लिए नहीं जाते, शेर देखने के लिए जाते हैं। और वहां पे शेर 500 ही है, क्योंकि ज्यादा है नहीं। पूरे जंगल के हिसाब में तो हजारों हिरन होंगे, हजारों खरगोश होंगे, लेकिन लोग तो 2-3 शेर देखने के लिए जाते हैं। वो 500 तो एक साथ नहीं दिखाई देते, 2 दिखाई देते हैं तो 2 दिन तक उसका करंट रहता है। कैसे 2 शेर देखेंगे में जाके? तो मैंने तो उससे कहीं ज्यादा शेर। एक बात कह दूं, सॉरी, लेकिन ये पास आए तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। I request everybody to जर्मनी टुगेदर, please take your seats. बिकॉज जर्मनी उनकी वजह से मैं गया। फिजिकली तो ये नहीं आए मेरे साथ, उनकी पूरी टीम थी जीएससी की, रोटरी में से गई हुई, लेकिन उनकी वजह से उन्होंने, वो गवर्नर थे तो उन्होंने સ્પંદને જે મને આજે અહીંયા વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપવાનો પ્રિવિલેજ આપ્યું છે તે બદલ સ્પંદનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આજે આપણી વચ્ચે ગુજરાતનું જ રત્ન નહીં પણ આપણા ભારત દેશનું એવા જયભાઈ વસાવડા આટલી સુંદર આર્ટ એન્ડ કલ્ચર વિશે બધા જોરદાર તાલીઓથી અમને વધાવી લઈએ. જયભાઈ, ખૂબ જ સુંદર આપનું વક્તવ્ય, અને ખૂબ જ અમે બધાને મજા આવી છે. અને આ જ રીતે અમે તમને ફ્યુચરમાં પણ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, અને અમારા જ્યારે આમંત્રણ હોય ત્યારે સાહેબ તમે જરૂર આવજો. મિત્રો, આ સાથે આપણને આ જે વેન્યુ જે આપણને મળ્યું છે, જ્યારે અમારી સ્પંદનની મિટિંગ હતી ને મિટિંગમાંથી અમે નક્કી કર્યું કે અમારે એક વેન્યુ જોઈએ છે, અને ત્યારે જસ્ટ એક થોટ થયો, અને એક થોટ પરથી અમિતભાઈને મેં ફોન કર્યો, અને કેટલા પોઝિટિવ છે, યુ કેન જસ્ટ ઇમેજિન કે આઈ જસ્ટ ગેવ અ કોલ. ઈ સેડ, પાર્થિવભાઈ, આ પ્રોગ્રામ 100% થશે, ખાલી મારી અવેલેબિલિટી જોઈ લો. અને નેક્સ્ટ દિવસે 12 વાગે એમનો સામેથી ફોન આવ્યો, અવેલેબલ છે ને, આપણે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. જોરદાર તાલીઓ અમિતભાઈ, એમની મેરેજ એકેડેમી, બધાને કે આટલો સુંદર હોલ આપણને આપ્યો. અને સાથે સાથે મિત્રો, આપ સર્વેનો પણ ખૂબ જ આભાર કે રવિવારના સવારે તમે બધા અહીંયા અમારી આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા જોડાયા છો. સ્પંદન સાથે આ જ રીતે જોડાતા રહેજો. દરેક આપણા સભ્યોનો, ટ્રસ્ટીનો અને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.